हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और हम पिछली क्लास यानी संडे के दिन हम लोग जो है बायोलॉजी से रिलेटेड यानी बायोलॉजी कैसे पढ़े, किस प्रकार से हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में हम कल की क्लास में जो है डिस्कस किया। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को एक स्ट्रेटजी मिल गई जिसके द्वारा आप लोग जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे और साथ में एक पढ़ने का तरीका मिल गया। ठीक है बच्चों, तो अभी इस समय लॉकडाउन में आप लोगों का एक ही मतलब घर पे बैठे हैं तो अपने कोर्स को कवर कर लीजिए। और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने हमें कल की क्लास में बोला कि सर आप जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों का जो है प्रयोग करिए। तो बिल्कुल बच्चों जो है हम दोनों टॉपिक का मतलब दोनों जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करेंगे और आपको पढ़ने में जो भी कठिनाइयां हो रही थी आपसे नहीं होंगी। और उसके साथ ही हम एक चीज और हम क्लियर कर दे तो पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन थे जिनके तीनों जवाब जो थे वो पहले और दूसरे और तीसरे तीनों का जो जवाब था वो उसका ऑप्शन नंबर सी ही था। ठीक है, तीनों का ऑप्शन नंबर सी था। इसमें जवाब देने में बहुत सारे बच्चों ने पहले जवाब दिया लेकिन उनका एक जवाब या कुछ मतलब जो गलत था, ठीक है, 1 या 2 ऐसे गलत हो गया तो उनका नाम पहले नहीं लिया जा रहा है। जिनका तीनों सही था उनका नाम हम पहले ले रहे हैं। सबसे पहले इसका आंसर जिद्दी गर्ल यानी इनके तीनों जवाब सही थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर अलका राय, तीसरे नंबर पे बालकृष्ण। ठीक है, इन तीनों विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए जो है क्लैपिंग और धन्यवाद। और उसके बाद आगे अभिषेक जो है प्रजापति ने इन्होंने 2 जवाब दिए हैं, अमित फ्लैक्स ने 2 जवाब दिए, कौशल शर्मा ने 2 जवाब सही दिए हैं। हालांकि लोगों ने 3 दिए थे लेकिन इनका एक गलत हो गया है। राहुल सोनकर ने 2 जवाब दिए हैं, सौम्या जो है सॉरी यहाँ पर सुषमा यादव जो है 1 जवाब इनका सही है, तिवारी मानसी का भी 1 जवाब सही है और प्रीतम का भी 2 जवाब सही है, प्रीतम का 2 जवाब सही है। तो इन सभी विद्यार्थियों ने पिछली क्लास में जो है अपने क्वेश्चन के जवाब दे दिए थे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का भी सवाल सुन लीजिए और सवाल सुन के लीजिए, यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसका आंसर दीजिए और आंसर देने आप कमेंट में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब पिछली क्लास में आपको पता ही चल गया था कि हमारा अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा अगला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चों हम आपसे एक बात क्लियर कर लेना चाहते हैं और हम आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं। पहले कल की लाइव क्लास में जो है आप लोग देख रहे थे हम कि आप लोग कुछ झगड़ा भी कर रहे थे, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लाइव क्लास जब भी स्टार्ट होती है ऐसे सिचुएशन में आपको अटेंटिव होकर क्लास के लेक्चर को सुनना है और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं उस पे लाइव चैट पे आपको पूछना है। एक चीज और, जिन विद्यार्थियों को उस ट्यूशन का जवाब आएगा, जैसे अगर कोई ए नाम का लड़का है वो उन्होंने क्या किया, उसने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर किसी बी या सी नाम के लड़के को या किसी भी बच्चे को अगर उसका जवाब पता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। और आप जो है उस स्टूडेंट की बात को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हो सकता है उसको जवाब आ रहा हो, नहीं आता है, आपको कंफ्यूजन जाती है या फिर आप पूछ नहीं पाते हैं तो वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। जो भी लेक्चर का ड्यूरेशन होता है तब तक लाइव चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। तो आप उसके कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। डिस्क्लेमर नंबर 2 आपको दे देते हैं। ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम जो है ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि एक ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, क्या क्या जो है सीक्वेंस होते हैं और कैसे एक जो है बच्चा जन्म लेता है। ये चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग है और हम आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट का, फिर से ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, ये डिसिप्लिन में रहना जरूरी है बच्चों, पहले ही हम क्लियर कर देते हैं। किसी भी स्टूडेंट का अनवांटेड मैसेज अगर कमेंट बॉक्स में मिला और ऐसा कमेंट जो दूसरे को हर्ट कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको ब्लॉक कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे तो आप कभी भी मेरे चैनल पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ऐसा कुछ मत करिएगा आप लोग जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए। लाइव जब क्लास स्टार्ट होती है तो उस दौरान आप हाय हेलो करना बंद कर दीजिएगा। आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ हमें अपने दोस्तों से मिलना है, तो सारे दोस्त अगर इस बात को सुन रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मेरे पास टाइम है, और लेक्चर में आपको पता होगा जब प्रीमियर लगता है तो 6:30 पर भी जैसे 7 बजे लेक्चर अपलोड हो रहा था, आधे घंटे पहले ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आधे घंटे पहले आप आकर लाइव चैट स्टार्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों का हालचाल पूछ लीजिए आधे घंटे में। फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन जाएगा आपको
7 बजने में 2 मिनट बाकी होता है तब जाता है। तो उस दौरान भी आप अलर्ट हो जाइए। उसके बाद 2 मिनट का जो शेड्यूल चलता है उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो जब लेक्चर हम देखिए इसलिए कर रहे हैं कि लेक्चर स्टार्ट होने के बाद आप जो है अपना फोकस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट, हम गारंटी कर रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेक्चर जो पढ़ाया जा रहा है, हम अपने 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस मतलब पढ़ाते एक्सपीरियंस के दौरान हम आपको बता रहे हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम जान रहे हैं कि यहां पर वो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सही जगह पर हैं। ठीक है, तो हम पूरी मतलब कि टॉपिक को कंफर्म करके या पूरा हम बाहर से एनालिसिस करके दूसरे बुक्स को, उसके बाद हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। उसके साथ ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही। और ये हर साल एनसीईआरटी से बच्चे बता रहे हैं, एनसीईआरटी से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली मेडिकल में पूछा जाता है और जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा बच्चों, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर करके 2 कॉन्सेप्ट को यूज करके वो बनाए, लेकिन जो बता रहे हैं वो 100% सही है और आपको इसको नोट करना है। जो पढ़ाया जाता है उसको नोट करिए, एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, हम बार बार कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो है बेसिक होगा, लेकिन ये बेसिक हमारे पूरे चैप्टर के कोर को कंप्लीट करेगा। यानी हम आज जानेंगे कि आने वाला जो टॉपिक है हमारा क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो हम अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें आपको बता देते हैं और उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर जो है सोशल तरीके से भी या अन्य तरीके से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक के बारे में एनी जो है पीपल, चाहे वो हमारे माता पिता हो या कोई भी हो, वो हमारे इस टॉपिक के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। तो ये चैप्टर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों के बीच में बहुत गलत अवधारणाएं हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इस चैप्टर में हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। फिर से जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, आपके दिमाग की बत्ती जो है वो बंद होने लगेगी और चालू होने लगेगी। उसका रीजन समझ लीजिए कि चैप्टर में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप कहेंगे कि हम लोग जो सोचते थे वो बिल्कुल गलत था बच्चों। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने, अब ये भी पॉइंट यहां पर नोट करने या आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लेक्चर के दौरान अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं भी भटकता है तो आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाएंगे। एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो हम बोल रहे हैं इसको भी बड़े ध्यान से सुनना है। इसलिए लाइव चैट में हम आपको कमेंट करने से रोक रहे हैं। हालचाल पूछना पहले कर लीजिए, आधे घंटे पहले आकर अपना हालचाल पूछ लीजिए। बाद में जो है आप क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, ध्यान से चैप्टर देखेंगे और अपना नोट कॉपी बनाएंगे। फिर से अगेन क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कोई भी मैसेज जो है कमेंट में नहीं करेंगे कि दूसरा कोई हर्ट हो, और ऐसा करने पर आपको ब्लॉक कर दिया जा सकता है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अगर रिक्वेस्ट मानते हैं तो बिल्कुल आप इसको काम पूरा करिएगा। तो अब हम देरी नहीं करते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? मानव जन्म। देखिए बच्चों, नेचुरल है ये। ठीक है, नेचुरल का मतलब समझ लीजिए कि नेचर ने एक किसी भी, हम एक क्या है, नेचर के लिए एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, और नेचर हमेशा चाह रहा है या एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि वो अपने जो जीव है वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बनाए रखे। इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल, जो हार्मोन होता है वो पूरी तरीके से कंबाइंड होकर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है और हार्मोन ही मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है जो कि इन सारी क्रियाओं को संपन्न करने में। ठीक है, मानव जो होता है वो जराजयु होता है बच्चों। मानव जो होता है क्या होता है? जराजयु। जराजयु मतलब विविपेरस। विविपेरस का मतलब समझ लीजिए, जो ऐसे मतलब ऐसे जीव जो क्या होते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उसी को हम जराजयु और विविपोरस कहते हैं। ठीक है, विविपेरस। तो मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें मतलब इन ह्यूमन बींग्स में एग नहीं बनता। जो अंड प्रजक होते हैं, मतलब जो अंडे देने वाले होते हैं, जिसको ओविपेरस कहा जाता है, वो अंडे देते हैं। जैसे मुर्गा हो गया, बत्तख हो गया, तो इनमें क्या होता है, ये अपने पहले अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। ह्यूमन बींग्स में जो है वो, जो मानव होता है वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, तो पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन होता है, निषेचन से पहले एक घटना और होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो 3 फेज होता है, ये 3 फेज होने के बाद जो है
एक ऑर्गेनिज्म नया बन पाता है, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने माता पिता के बिल्कुल क्या होता है, समान होता है। तो आज के टॉपिक में हम बहुत ही बेसिक चीजों को जानेंगे। एक वर्ड तो आप लोगों को बता दिए, हम विविपेरस होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स अपने जैसे बच्चे को ही जन्म दे पाते हैं, ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन होता है, यू नो दैट ऑलरेडी, कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ होता है, ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जो यहां पर कुछ हम वर्ड लिखे हैं, ये जो पूरे टॉपिक देख रहे हैं, इन एक एक करके हम पढ़ते हुए जैसे ही हम पार्चुएशन यानी प्रश्नों को पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब आज के लेक्चर में नहीं होगा, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। स्टार्ट करें, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो चैट में लिखिए हाँ सर समझ में आ रहा है, स्टार्ट करें, है ना। मेरी बातों को ध्यान से सुन लिए, आप लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, जो यहां पर पहला वर्ड क्या लिखा है, युग्मक जन्म। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें जनन से पहले क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, क्योंकि वही युग्मक जाकर क्या होते हैं बच्चों, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। वही युग्मक क्या होते हैं, जाके उसको निषेचित करते हैं। तो युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं इसको इंग्लिश में। और मेल में क्या बनता है बच्चों, मेल में इन मेल बनता है स्पर्म, इन मेल बनता है क्या, स्पर्म। और फीमेल में क्या बनता है, फीमेल में ओवम बनता है, ठीक है, जिसको हम स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु और इसको ओवम को अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में यानी कि मेल एंड फीमेल में क्या होता है, ये स्पर्म और ओवम बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्राणु स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में इंसेमिनेशन और हिंदी में इंसेमिनेशन का वेरिएशन कहा जाता है। यानी जो शुक्राणु है ये ओवम के पास क्या हो जाता है, पहुंचाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है इसको, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। कपलेशन होता है इन मेल एंड फीमेल में, जिसके द्वारा क्या होता है कि इंसेमिनेशन होता है, यानी कि मेल के स्पर्म को फीमेल के ओवम के पास उसको पहुंचाया जाता है। जब ये मेल का स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है तो अगले प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, है ना, पता है कि नहीं, लाइव चैट में बताइए कि पता है। हाँ सर पता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो इतना, जिसको नहीं पता हम क्लियर कर देते हैं। ये जो स्पर्म बन रहा है, ये जो स्पर्म है, ये ओवम को जाकर क्या करता है, इसको सिनगैंगिंग होता है, मतलब संलयन होता है उनका। संलयन होने के बाद उनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होना मतलब कि मेल जो स्पर्म था वो फीमेल ओवम को क्या कर देता है, निषेचित कर देता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या बनता है आपको ये भी पता होगा, बताइए क्या बनता है, बताइए आप लोग चैट में बताइए क्या बनता है, ठीक है। इसका जवाब अभी तक, हाँ कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं, हम बता देते हैं आप लोगों को, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, युग्मनज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल सेल, देखिए ह्यूमन बींग्स का पढ़ रहे हैं तो हम इस टॉपिक में केवल ह्यूमन बींग्स की ही बातें करेंगे, ठीक है। तो जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल होता है। मेल में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग्स में प्रत्येक सेल में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। और जब आपको पता है गैमेटोजेनेसिस जब भी होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, हम एक एक हेडिंग यहां पर बता रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो ये उसके बाद मेल जो गैमेटोजेनेसिस होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो विभाजन होता है उसपे क्या होता है, जो सूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। तो इतना अगर क्लियर है तो आपको याद होगा, तो ये जो स्पर्म होगा और ये ओवम होगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 और 23। कैसे हो रहा है नहीं समझ में, चिंता मत करिए, आप आगे क्लास कंटिन्यू करिएगा, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और जो पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, जो नए स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं, आप जाके पिछला चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको जरूर यहां पर समझ में आने लगेगा क्या हो रहा है सब, ठीक है। तो ये जो 23 और 23 मिलते हैं तो ये क्या बनता है, ओवम जब फर्टिलाइज होता है तो उस दौरान क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ये जो युग्मनज होता है यानी कि जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकी होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। यानी जब मेल शुक्राणु अंडाणु को जाकर फर्टिलाइज एंड निषेचित करता है तो उस दौरान युग्मनज का निर्माण होता है, और वो युग्मनज क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अर्थात हम कभी ना कभी, या कोई भी ह्यूमन बींग्स, कोई भी इस दुनिया का कोई भी जो मानव है वो कभी न कभी एक कोशिकीय था, जिसके अंदर केवल 46 गुणसूत्र थे, और इतना छोटा कोशिका था कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, चाहे हम हो चाहे और कोई हो बच्चों। हम इतने छोटे थे कि हमको कोई नेकेड आई से नहीं देख सकता था, माइक्रोस्कोप में देख सकता था, है ना। इतने छोटे जाइगोट, इतना मतलब सिंगल सेल समझ लीजिए कितना छोटा होता है, हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते सिंगल सेल को, है ना, ह्यूमन के सिंगल सेल को,
ठीक है। बाकी सिंगल सेल आप एक सेल को देख सकते हैं, जो एग होता है वो सेल ही होता है, ठीक है। तो यहां पर जायगोट आपको समझ में आ गया। जायगोट का मतलब हो गया कि जो ह्यूमनज बना है जो, वो क्या हो गया, वो सिंगल सेल है, उसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, यानी अर्थात इस दुनिया का कोई भी मानव हो वो कभी न कभी सिंगल सेल था। फिर आगे क्या होता है, जब एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अगली स्थिति में बनता है कोरकपुटी। मतलब ये जायगोट जो बना है ये लगातार क्या करता है, डिवीजन करता है बच्चों, कोशिका का विभाजन करता है। कोरकपुटी जिसको इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज होता है ना। और इससे पहले जो ये फेज फर्टिलाइजेशन का देख रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है। ये फैलोपियन नलिका होती है, वहां पर जाकर मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। और उसके बाद ये जायगोट लगातार विभाजित करते हुए जो यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है, यह कोरकपुटी बनते हुए आकर वहां पर इम्प्लांट हो जाता है बच्चों। पहले तो क्या बनेगा, पहले कोरकपुटी ही बनेगा। क्या बनेगा, कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट ही बनेगा बच्चों। जब ये लगातार, मतलब ब्लास्टोसिस्ट का मतलब समझिए क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या इसमें जायगोट लगातार क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और उसमें एक सेल, दो सेल, दो सेल, चार सेल, क्योंकि जो ह्यूमन आप देखेंगे, जो बच्चा 9 महीना का जन्म लेता है उसके पास प्रॉपर तरीके से हाथ, पैर, आंख, नाक, तो ये सब बनेंगे कैसे, ये सारे क्रम को हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन ये कोशिका लगातार, एक कोशिका जो होती है लगातार विभाजित होने लगती है, 8-16 स्टेज में पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो जो मां होती है उसके गर्भाशय में क्या बनता है, उसके गर्भाशय में जाकर वो ब्लास्टोसिस्ट, यानी अभी तो वो छोटा सा जीव है, वो जाकर इंप्लांट हो जाता है बच्चों। यानी उस गर्भाशय में जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। जब वो गर्भाशय में चिपकता है तो उस प्रोसेस को हम अंतःरोपण या इंप्लांटेशन कहते हैं, है ना, इंप्लांटेशन कहते हैं। यानी आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पूरे चैप्टर, यानी पूरे चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली देख लेते हैं और पूरे तरीके से ध्यान से सुन लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जो लोग या आपके दिमाग में जो भी गलत अवधारणाएं थी 100% खत्म हो जाएंगी कि वाकई में इतना नॉलेजेबल चैप्टर है। और इसलिए सरकार इसको हमारे जो है बुक में इंक्लूड किए, ताकि हम इस एज में जाकर जो है हम इसके बारे में जान सकें, जो लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, जो गलत बताते हैं, जो गलत सोचते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। अंतःरोपण आपको समझते हैं। अंतःरोपण के बाद यानी जैसे ही वो 8 या 16 स्टेज वाला जो कोशिका होती है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, इंप्लांट होने के बाद क्या होगा, फिर से उसमें क्या होगा, भ्रूणीय परिवर्धन होगा, मतलब जेस्टेशन होगा। जेस्टेशन का मतलब समझिए बच्चों, यानी कि हाथ पैर का बनना, जो हृदय है, ये सारे ऑर्गन का बनना, मतलब वहां पर चलता है, जेस्टेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो वो कहां तक पहुंच जाता है, वो मतलब धीरे 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 करके वो 6-7-8 महीने या 9 महीने तक पहुंच जाता है, ठीक है। 9 मंथ तक जब ये पहुंचता है बच्चों, तो उसके बाद एक पीड़ा उत्पन्न होती है, जो मां होती है उसमें पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि अब वो बच्चा बाहर मैच्योर हो चुका, मतलब मैच्योर हो चुका, वो बाहर आएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रसव, यानी कि पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन मतलब प्रसव, यानी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो मतलब जो मां होती है वो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। तो बच्चों ये जो आपको ये प्रोसेस, आपको एक एक हेडिंग जो आपको हमने बताया है, ये एक एक हेडिंग हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वाकई में हम बता रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि ये चैप्टर जो है इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, तो बिल्कुल गलत है। और ये चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आपको लगेगा कि वाकई में सच में अब तक जो बायोलॉजी हम लोग पढ़े थे, अब तक जो बायोलॉजी पढ़े थे, उन सारे चैप्टर से ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद आज की क्लास में ही आप लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जागने स्टार्ट हो गई होगी। सच में ये प्रोसेस कैसे होता है, आप लोगों को एक पॉइंट हम बताएंगे, चिंता मत करिए, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट बताएंगे, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये, हाँ, अब हम आपको बात क्लियर कर दें, ये टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, कहीं से बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो युग्मक जनन, यानी कि ये प्रोसेस कब चालू होता है, यानी किस एज में जाकर चालू होता है, तो बच्चों हम बता देते हैं आपको। अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, जो हम पहले बता भी चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं कि जब ये सिचुएशन, यानी ये जो गैमेटोजेनेसिस यानी फर्स्ट फेज है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद, यानी कि यौनारंभ के बाद। यानी कि एक फीमेल, मतलब एक गर्ल्स का जो एज होगा वो 12 से 13 साल, और मेल का जो एज होगा वो भी कुछ 10 से 12 साल, ठीक है। इस एज में जाकर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी यौनारंभ स्टार्ट होता है।
जिसमें ये प्रोसेस यानी सबसे मतलब ये सब कुछ बनना मतलब ये सारे प्रोसेस किए जा सकते हैं, ये सब हो सकता है। ठीक है, एक निश्चित समय होता है उसका 10 से 12 साल के बाद, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, उससे पहले क्योंकि युग्मक बनेगा ही नहीं, जो शुक्राणु और अंडाणु है वो बनेगा नहीं, तो पहले प्यूबरिटी आनी चाहिए। प्यूबरिटी होने के बाद ही ये सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो यौनारंभ के बाद ही सब कुछ होता है। अब ये होता कैसे है, तो जैसे ही एक मतलब एक सामान्य बालक जो होता है, बालक जो है वो अपने टीन एज में प्रवेश करता है। टीन एज का मतलब आपको पता होगा, टीन एज मतलब जो 13, 14, 15, 19 तक होता है, टीन एज कहा जाता है, क्योंकि सबके लास्ट में टीन आ रहा है ना, 13 है ना, 14, 19 आ रहा नहीं आ रहा है, तो उसको टीन एज कहा जाता है। जैसे ही एक बच्चा या कोई भी जो है जो भी बालक है वो प्रवेश करता है टीन एज में, ऐसी स्थिति में उसके बॉडी में बहुत डिफरेंट चेंजेस होते हैं। ये सब खेल जो है वो किसका होता है, हार्मोन का होता है। उसमें उस बच्चे का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उसमें उसका जो हार्मोन होता है उस तरीके के काम करने के लिए उसको अग्रेट करता है, उसको करने के लिए अग्रेसिव करता है। जैसे हम बता दें आपको, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है स्टूडेंट, वो टेस्टोस्टेरोन इन द मेल में रिलीज होता है। यानी कि जो एक बालक होता है, अगर उसकी एज 12 से 13 साल हो गई है, तो उसके जो है शरीर से जो होगा, क्या होगा, मतलब कहां से होता है हम आगे बताएंगे, मतलब रिसर्च से होता है। ठीक है, टेस्टिस से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन जो है उस बच्चे में, जो यानी कि जो बालक था, उसके शरीर में डिफरेंट चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर वो नर है तो उसमें जो है सेकेंडरी जो लक्षण होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक क्या है, यानी प्राथमिक लैंगिक क्या होता है, तो प्राथमिक लैंगिक मतलब होता है या प्राथमिक लैंगिक लक्षण का मतलब समझ लीजिए, प्राथमिक लैंगिक लक्षण मतलब गोनैड से जो ये गैमेट होते हैं उनका फॉर्मेशन होने लगता है। फिर से क्लियर कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक यानी कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण, जिसको प्राइमरी जो सेक्सुअल जो क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण होता है, मतलब कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है वो क्या होता है। तो जो प्राथमिक लैंगिक लक्षण है बच्चों, वो होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होने लगता है, पहले मतलब प्राथमिक लैंगिक मतलब जो उनका टेस्टिस और फीमेल में जो ओवरी होता है, वहां से एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब फीमेल में एग और मेल में जो होता है स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब शुक्राणु का बनना। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण बच्चों हम बता दें आपको, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में होता यूं है कि जो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल के द्वितीयक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब उसमें जैसे उस एक बालक है, उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसका आवाज भारी हो जाएगा, आवाज मोटा हो जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी लंबाई एकाएक बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगी और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा, है ना। गुस्से मतलब कि कुछ भी बोलोगे या फिर कुछ भी वो कर रहा होगा, आप उसको कुछ भी कहेंगे तो वो गुस्सा करेगा, तो एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका रोल नहीं है बच्चों, उसके जो हार्मोन है उसका रोल होता है, और वो हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। इन द फीमेल में इसका विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है। जो फीमेल होता है उसमें जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। यानी उनमें मतलब फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। फीमेल में अग्रेसिव नहीं होते, वो नर्वस हो जाते हैं। मतलब मेल में क्या होता है, वो गुस्से, मतलब जो बालक होगा वो गुस्सा करेगा, उसमें बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होंगे। फीमेल में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होंगे, लेकिन फीमेल जो है मेल से विपरीत, मतलब ये बालक गुस्सा करा, लेकिन ये जो फीमेल में अगर ये मतलब उनकी एज 12-13 साल हो गई, एस्ट्रोजन हार्मोन काम करना स्टार्ट कर दिया, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण में उनमें होगा, कोई कुछ बोल देगा तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, है ना। उनमें बहुत ज्यादा मतलब कह सकते इमोशनल, है ना, इमोशनल हो जाएंगे। और उसके साथ ही उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। उनकी भी जो शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ ब्रेस्ट का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में उनकी आवाज जो है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, तो उनकी आवाज जो है पतली हो जाती है, मीठी हो जाती है, और मेल में हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाते हैं, और यहीं से जो है ये पूरा फेज जो है स्टार्ट होता है, यानी 12 to 13 ईयर्स में। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अब उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं क्या, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं जो इन द मेल में शुक्राणु जो होता है वो लगभग 70 से 80 साल तक बनता है। मतलब एक मेल जो है वो 70 या 80 वर्ष तक क्या हो सकता है, अगर वो जीवित है, उसमें शुक्राणु प्रॉपरली, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे सिचुएशन उसके अंदर शरीर में शुक्राणु बनेंगे और वो पिता बन सकता है। फीमेल में भी ऐसा होता है बच्चों, फीमेल में लेकिन 70 से 80 साल नहीं होता, उनका एक फिक्स एज होता है। उनका फिक्स एज होता है, मतलब 45 से 50 वर्ष में जो अंडाणु का यानी जो ये गैमेट फॉर्मेशन ये रुक जाता है।
जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ये हम बताएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। मेनोपॉज होता है यानी कि 45 से 50 वर्ष के बाद जो महिला होती है वो मां नहीं बन सकती है, ठीक है। वो किसी भी सिचुएशन में मां नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें ओवम ही नहीं बन रहा है। लेकिन एक 70 से 80 वर्ष तक का जो मेल होता है वो पिता बन सकता है, क्योंकि उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो आज इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने को मिला आप लोगों को, है ना? मिला, सही बात है। तो आप जरूर बताइए लाइव चैट में, देख रहे हैं हम, ठीक है। बहुत कुछ मिला जानने को, और इस चैप्टर में आपको ये तो पता चल गया कि बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और आपको आपकी हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट आप क्लियर कर देंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, लगातार लेक्चर देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर दीजिए, और इस चैप्टर में प्लीज ऐसा कोई कमेंट मत करिएगा जिससे किसी दूसरे को हर्ट हो। तीसरी बात हम बताते रहे हैं आपको, और क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा, और आप लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।